Hello everyone, this is Shobik and today we are going to study chapter number 4 of EVS. Name of the chapter is Mangoes Round the Year. चैप्टर नंबर 1 में हमने सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ा था और वहां पे हमने 3 सेंस ऑर्गन्स को बहुत डिटेल में पढ़ा था। एक है नोज, एक है ईयर्स, एक है आईज। चैप्टर नंबर 2 में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी। चैप्टर नंबर 3 में जाकर वापस से हमने चौथे सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, दैट इज टंग। चैप्टर नंबर 4 में हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं और इसके जरिए हम 2 चीजें इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं। एक, हाउ डज योर फूड गेट स्पॉइल्ड, आपका खाना जो है वो खराब कैसे हो जाता है। एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर फूड, आपका खाना आप खराब होने से कैसे बचा सकते हो। तो चले आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, पेज नंबर 35 पे। तो यहां पे आपको 2 पिक्चर्स दिख रहे हैं। दोनों पिक्चर्स में 3 बच्चे हैं, नीतू, अमन एंड प्रीति। चले आते हैं फर्स्ट पिक्चर पे। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि तीनों बच्चे बहुत खुश हैं, उनका टिफिन पीरियड चल रहा है और वो अपना अपना टिफिन बॉक्स निकालकर एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले नीतू क्या बोल रही है, वाओ अमन्स लंच बॉक्स हैज स्वीट पुरीज। अमन क्या बोल रहा है, हे टुडे नीतू हैज ब्रॉट पोटैटो सब्जी। प्रीति क्या बोल रही है, आई हैव गॉट भिंडी। तो ये तीनों बहुत खुश हैं, अपना अपना टिफिन ओपन करके, दूसरे का टिफिन देखकर बहुत खुश हैं कि अभी चलो मिलजुल के खाना खाते हैं। बट होता क्या है, चले आते हैं सेकंड पिक्चर पे। सेकंड पिक्चर में तीनों बच्चे के चेहरे जो है वो उतरे हुए हैं। अमन क्या बोल रहा है, देखिए, ओह नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। उस पे प्रीति क्या बोल रही है, डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक, हियर टेक सम भिंडी। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि नीतू जो है वो अपने घर से जो आलू की सब्जी लाई थी वो खराब हो चुकी है, जिसपे प्रीति जो बोल रही है उसको कि नीतू ये सब्जी मत खाना, और अमन ने आइडेंटिफाई किया है कि हाँ नीतू की सब्जी जो है वो खराब हो चुकी है। तो चलिए आ जाते हैं इसी पेज के डिस्कस सेक्शन पे, जहां पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। देखिए जब भी कोई खाना खराब हो जाता है तो 2 चीजें होती हैं। एक तो हम पहचान जाते हैं उस खाने को देखकर कि इसका नेचर जो है ये दिखता जैसे नॉर्मली है उससे कुछ अलग दिख रहा है, और दूसरा है हमको पता चलता है उसके स्मेल से। तो उससे जनरली जब भी कोई खाना खराब होता है तो उससे खट्टी स्मेल आती है। तो यह हो सकता है कि यहाँ से सब्जी जो है उससे कोई खट्टा स्मेल आ रहा हो। तीसरा तरीका भी है ये पता करने का कि खाना खराब हो चुका है, और वो है थ्रू टेस्ट, उसको चख कर। चखने से अगर आपको पता चले कि उसका जो नॉर्मल टेस्ट होना चाहिए उससे अलग हो चुका है, दैट मीन्स योर फूड हैज गॉट स्पॉइल्ड। Okay, now come to the second question. The second question says, have you ever seen some food that has got spoiled? How did you know that it was spoiled? तो obviously हमने तुरंत अभी बताया कि 3 तरीके से हमको पता चलता है कि खाना खराब हो चुका है। One is by seeing it, second is by smelling it, and third is by tasting it. So obviously आपके घर में खाना कुछ ना कुछ तो खराब हुआ ही होगा। तो इन तीनों सेंसेस के जरिए आप समझते हो कि your food has got spoiled or not. Come to the question number 3. Preeti told Neetu not to eat the potato sabzi. What would have happened if she had eaten it? खाना अगर खराब हो जाता है तो उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? चले आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जहां पे हमने बोला था कि किसी भी फूड आइटम में केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये केमिकल्स हमारे शरीर में जाके हमारा भला करते हैं, मगर किसी भी वजह से अगर ये केमिकल चेंज हो जाए या फिर मान लीजिए जैसे केमिकल होने चाहिए खाने में उससे कुछ अलग केमिकल्स आ जाएं, या फिर जो केमिकल्स खाने में है वो खुद खराब हो जाएं, तो ऑब्वियसली ये केमिकल्स आपके शरीर में जाके आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो कभी कभार स्पेशली गर्मियों के सीजन में गलती से अगर आपने सड़ा हुआ खाना, खराब खाना खा लिया
तो देखिएगा कि आपको वॉमिटिंग हो जाती है, कभी कभार हाई फीवर हो जाता है, और उसके साथ साथ जनरली लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं और आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है, मेडिकेशन लेना पड़ता है। तो whenever there is a spoiled food, never eat that food. It is better to throw away that particular food. चले आते हैं पेज नंबर 36 पे, जहां पे एक राइट सेक्शन है। Look into your kitchen and write down the names of food items. Number 1, which can get spoiled in 2 or 3 days. तो बहुत सारा ऐसा फूड आइटम होता है हमारे किचन में, हमारे घर में, जो 2 या 3 दिन में ही खराब हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल मिल्क, से फॉर एग्जाम्पल रोटी, से फॉर एग्जाम्पल चावल। तो ये जो खाने के आइटम्स है, इनको अगर प्रॉपरली हमने से रखा नहीं तो ये 2 या 3 दिन में खराब हो जाते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 2 है कैन बी केप्ट फॉर अ वीक। एक हफ्ते तक रहने वाला चीज कौन कौन सा है? एक हफ्ते तक अगर इन तीनों चीजों को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मिल्क, रोटी, राइस, अगर इसको आप फ्रिज में रखते हैं तो फिर भी एक हफ्ते तक टिक जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल जो वेजिटेबल्स होते हैं वो वेजिटेबल्स नॉर्मली एक हफ्ते तक टिक जाते हैं, एक हफ्ते तक खराब नहीं होते। उसके बाद चले आइए थर्ड पॉइंट पे, विच सेज वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month। तो कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं, कुछ ऐसे हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं जो करीबन 1 महीने तक जिनको कोई नुकसान नहीं होता। से फॉर एग्जांपल अभी हमने बोला रोटी और राइस। अगर राइस जो है वो पका हुआ नहीं है, अगर रोटी जो है वो बना हुआ नहीं है, यानी कि वीट जो है या फिर आटा जो है या मैदा जो है, तो ये देखिएगा कि ये 1 महीने क्या 2-3 महीने तक आराम से ठीक ठाक रहते हैं। Okay, so there are some food which will get spoiled very soon. There are some food which takes time to get spoiled, and there are some food जिसको spoil होने में बहुत लंबा अरसा लगता है। It completely depends upon कि उस food में maybe the different chemicals है कैसे हैं। कभी कभार जिन खानों में, जिन फूड आइटम्स में पानी रहता है वो फूड आइटम्स जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर फूड आइटम्स में तेल ज़्यादा होगा तो वो फूड आइटम्स धीरे धीरे खराब होते हैं। तो बहुत सारे वजह होते हैं कि फूड आइटम्स खराब क्यों होते हैं और कितने दिन में खराब होंगे। कम टू द नेक्स्ट वन, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन क्लास। तो आपने एक लिस्ट बनाई होगी ऊपर दिए 3 क्वेश्चंस के, आपके फ्रेंड ने बनाई होगी, तो यू कैन डिस्कस अलोंग योरसेल्फ और देखिए उसमें क्या क्या समानता है। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, विल योर लिस्ट बी सेम इन ऑल सीजन्स? What would change? This is extremely important. आपने देखा होगा कि सर्दी के समय जनरली क्या करती है मम्मी, रेफ्रिजरेटर को ऑफ रखती है। उसमें भी खाना रहता है रेफ्रिजरेटर में, मगर वो खाना जल्दी खराब नहीं होता। जबकि गर्मियों के सीजन में मम्मी 24 घंटा फ्रिज को ऑन रखती हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि गर्मियों के समय खाना जल्दी खराब हो जाता है। तो दैट इज अ फैक्ट। गर्मियों के समय क्या होता है, since the temperature is high, humidity मतलब हवा में जो पानी होता है, that is known as humidity. Since humidity is high, तो माइक्रोब्स की ग्रोथ ज्यादा होती है गर्मियों में इन कंपैरिजन टू विंटर्स। तो विंटर्स में खाना देर से सड़ता है, जबकि गर्मियों में या फिर कहें तो से फॉर एग्जांपल जो मॉनसून सीजन है या रेनी सीजन है उसमें खाना बहुत जल्दी सड़ जाता है, बिकॉज माइक्रोब्स का ग्रोथ बढ़ जाता है इन दोनों सीजन्स में। नेक्स्ट इज when food gets spoiled in your house, what do you do with it? Obviously you throw it because it cannot be consumed. You cannot eat that particular food. Come to the next section where we talk about BG returned the bread. Amal's BG went to the market to buy bread. The shop was very crowded. Shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to BG. She looked at it and returned it immediately. अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। The first question is, look at the picture of the bread packet here and guess why BG returned it. And second question is, how did she find that the bread has got spoiled? अब ये जो कहानी छोटी सी दी हुई है, दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। आपको भी ऐसा करना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ कि अमन की जो बीजी है वो दुकान गई, उन्होंने एक ब्रेड खरीदा। जैसे दुकानदार ने उनको ब्रेड दिया, उन्होंने उस ब्रेड को पैकेट को देखा और दुकानदार को इमीडिएटली वापस कर दिया और बोला कि ब्रेड खराब हो चुका है। उनको पता कैसे चला? या फिर आप जब दुकान जाओगे, कोई भी सामान खरीदोगे, फूड आइटम खरीदोगे, तो आपको क्या देखना चाहिए? तो आपको जो देखना चाहिए उस फूड आइटम के पैकेट में 2 चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक है मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि वो फूड आइटम बना कब है,
और दूसरा है एक्सपायरी डेट। उस पर लिखा होता है एक डेट, जिस डेट के बाद अगर उस फूड आइटम को आप कंज्यूम करें तो वो फूड आइटम्स खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्रेड, मिल्क, इस तरह के फूड आइटम्स जब भी आप दुकान से खरीदिएगा तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पे एक्सपायरी डेट क्या मेंशन की हुई है। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा फूड आइटम खरीद लिया जो एक्सपायरी डेट के उस पार है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द मोमेंट यू कंज्यूम इट देयर आर हाई चांसेस यू विल फॉल इल, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। Come to the next section, that is find out. Look carefully at 2-3 packets of food items. तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं. What can you know from what is written on the packet? When you buy anything from the market, what do you look for in the packet? Obviously, there are certain things you have to look for whenever you buy any food grain. जब भी आप food grain खरीदें, look for the manufacturing date, look for the expiry date, look for what are the chemicals which are present in it. अभी मैंडेटरी है इंडिया में कोई भी फूड आइटम अगर सेल होता है तो ये तीन चीजें वहां पे लिखनी मैंडेटरी है. तो ऑलवेज लुक आउट फॉर व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब बना है ये फूड आइटम. सेकेंड इज व्हाट इज द एक्सपायरी डेट, किस डेट के पार इस फूड आइटम को कंज्यूम नहीं करना चाहिए. एंड थर्ड इज व्हाट आर द केमिकल्स इन दैट पर्टिकुलर फूड आइटम. क्योंकि होता है बहुत सारे लोग होते हैं जिनको किसी ना किसी केमिकल से हो सकता है कि एलर्जी हो. तो आपको फूड आइटम का पैकेट खरीदने से पहले अच्छी तरह से वहां पे देख लेना पड़ेगा कि उसमें ऐसा कोई केमिकल का नाम लिखा हुआ है कि नहीं जिससे एलर्जी होती है. Now come to page number 37, in which we will study how does food get spoiled. The whole class can do this experiment together. Take a piece of bread or roti, sprinkle a few drops of water on it and put it in a box. Close the box, see the bread or roti every day until you find some changes. Make this table on a chart paper and put it in your classroom. Fill the chart every day discussing the changes. अब देखिए चार्ट में क्या है, चार्ट में क्या क्या दिया हुआ है. ऑन द वेरी लेफ्ट हैंड साइड आपका डे नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 करके डे नंबर दिया हुआ है. अब ऑन द राइट साइड यू कैन सी एक बड़ा सा हेडिंग दिया हुआ है, दैट इज चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी. तो क्या क्या चेंजेस आपको नोटिस करना है एवरी डे. डे नंबर 1 पे आपको नोटिस करना है छूकर कि छूने से कोई फर्क आपको नजर आ रहा है कि नहीं, स्मेल कोई अलग आ रहा है कि नहीं. थर्ड है बाय लुकिंग थ्रू हैंड हेल्ड लेंस. हैंड हेल्ड लेंस को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं. तो उसके जरिए अगर आपने देखा तो उससे आपको चेंज नजर आता है कि नहीं. एंड बाय कलर, और कलर से आपको कोई चेंज नजर आता है कि नहीं. तो आपको क्या करना है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये जैसे यहाँ पे 6 दिन बोला, आप 6 की जगह 5 दिन भी कर सकते हो, 7 दिन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को फॉलो कीजिए, देखिए कि क्या क्या चेंजेस आपको दिखते हैं. ओके, तो इस टेबल के नीचे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका हम लोग आंसर भी खोजेंगे. Find out the reason for these changes. From where did the fungus come on the bread? अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक रोटी लेनी है या ब्रेड लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कना है, एक बॉक्स में उसको रखना है और फिर उसको एकदम अलग थलग बिना छुए अनटच्ड हालत में साइड में रख देना है कहीं पे. हर दिन उस बॉक्स को ओपन कीजिए और जो चेंजेस आपको चेक करने के लिए बोला गया है टेबल में उन चेंजेस को चेक कीजिए. तो देखिए पहले दिन शायद कुछ ना हो, दूसरे दिन भी शायद कुछ ना हो, तीसरे दिन से आपको फर्क मिलना शुरू हो जाएगा. जैसे क्या क्या फर्क मिल सकता है आपको. एक हो सकता है कि उसमें से एकदम खट्टी सी एक स्मेल आए, खट्टी सी बास आए उसमें से. छूने पे एक अजीब सा लगे उसमें कि नॉर्मल जो जैसा एक ब्रेड या रोटी होता है उस तरह का ना लगे. तीसरा आपको हो सकता है कि उसका जो कलर है वो थोड़ा सा आपको चेंज मिले, हरा हरा टाइप का मिले. और उसको अगर आप माइक्रोस्कोप या फिर जो मैग्नीफाइंग ग्लास आपको बताया गया उसके नीचे अगर देखते हो तो वहां पे छोटा छोटा कुछ मिले, वहां पे हरा हरा रंग का कुछ इंसेक्ट नहीं बोल सकते, प्लांट नहीं बोल सकते, कुछ माइक्रोबियल ग्रोथ मिले आपको वहां पे. ओके, अब ये हुआ क्यों. तो आपके जो रोटी या जो ब्रेड का टुकड़ा है जिस पे आपने पानी छिड़का तो वहां पे क्या हुआ कि वाटर आ गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई उसकी. उस पर्टिकुलर रोटी पे या उस पर्टिकुलर ब्रेड के टुकड़े पे अभी एक माइक्रोब अटैक करता है जिसका नाम है, जिस माइक्रोब को हम लोग बोलते हैं फंगस, FUNGUS, फंगस. तो फंगस नाम का एक माइक्रोब उस पर अटैक करता है और उस पे फंगस की एक कॉलोनी बन जाती है, उस पे फंगस की एक
कॉलोनी बन जाती है, जिसके वजह से जब वो फंगस की कॉलोनी बनती है तो उस ब्रेड या रोटी का कलर चेंज होगा। ऑब्वियसली वो कॉलोनी बनेगी तो वो ब्रेड के जो केमिकल्स उसको कंज्यूम कर रही है। जब भी वो केमिकल कंज्यूम कर, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल भी तो करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी तो है ना। तो ठीक उसी तरह से व्हेन दिस फंगस इज कंज्यूमिंग द केमिकल विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेड और इन द रोटी, इट इज ऑल्सो एक्सहेलिंग सम केमिकल, तो उसका तो स्मेल आएगा, तो इसलिए आपको स्मेल आ रहा है। अब अंडर द माइक्रोस्कोप या फिर अंडर द मैग्नीफाइंग ग्लास जब आप इसको देख रहे हो तो ये फंगस का कॉलोनी तो बन चुका है, तो वो आपको दिख रहा है। टच करोगे तो ऑब्वियसली चूंकि केमिकल्स बिगड़ चुके हैं, केमिकल्स जा चुके हैं, फंगस का केमिकल आ चुका है, तो टच में भी आपको चेंज नजर आएगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई योर फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड, इट इज ड्यू टू द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो यहां पे फंगस है, किसी दूसरे चीज में दूसरे चीज का अटैक हो सकता है, बहुत तरह के माइक्रोब्स होते हैं। तो ड्यू टू द अटैक ऑफ माइक्रोब्स योर फूड आइटम गेट्स स्पॉइल्ड। To come to the second point which is given, different kinds of food items spoil due to different reasons. Some food spoils soon, some stay good for long. List some seasons and conditions in which food spoils quickly. तो ऑब्वियसली जैसे हमने आपको तुरंत बताया कुछ देर पहले कि जब भी हम फूड आइटम्स की बात करते हैं, ऐसे फूड आइटम्स जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो वो जल्दी सड़ जाता है। स्पेशली इन द मंथ ऑफ समर खाना जल्दी सड़ता है क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं जो माइक्रोब के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। और एट द सेम टाइम मॉनसून के समय भी माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत फास्ट होता है क्योंकि प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी मिल रही है माइक्रोब को, तो उस समय माइक्रोब्स का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है। Now come to the next page, that is page number 38. एकदम शुरू में देखिए, given below are some food items and some simple methods by which they could be kept fresh for 1 or 2 days. You have to match the following. तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फूड आइटम का नाम दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में मेथड्स का नाम दिया हुआ है। कर लेते हैं चलिए इसको। फर्स्ट इज मिल्क। मिल्क को आप क्या करोगे, मिल्क जब भी हम खरीद के लाते हैं बाजार से, मम्मी सबसे पहले क्या करती हैं, मिल्क को उबाल देती है, बॉईल करती है। ओके, तो मिल्क हैज टू बी बॉइल्ड इन ऑर्डर टू कीप इट सेफ फॉर 1 or 2 days। अगर आप बॉईल नहीं करोगे कच्चा रह जाएगा दूध, जल्दी खराब हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कुक्ड राइस। कुक्ड राइस मतलब पका हुआ जो चावल है। तो पके चावल को आपको क्या करना चाहिए, यू शुड कीप दैट पका हुआ चावल कुक्ड राइस इन अ बोल, एक कटोरी में रखिए और उस पर्टिकुलर कटोरी को और एक कटोरी में रखिए, और जो बड़ी वाली कटोरी है जिसमें आप चावल का कटोरी रख रहे हैं उस बड़ी वाली कटोरी में आप पानी रख दीजिए। ओके, तो इससे क्या होगा, रेफ्रिजरेटर का इफेक्ट आएगा, तो आपका जो है कुक्ड राइस खराब नहीं होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, ग्रीन करिएंडर। करिएंडर मतलब धनिया, धनिया का पत्ता। तो धनिया के पत्ते को हम लोग कैसे ठीक रखते हैं, धनिया के पत्ते को ठीक रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रैप इन अ डैम्प क्लॉथ। रैप मतलब क्या, रैप मतलब ओढ़ना, ठीक है, इन अ डैम्प क्लॉथ। डैम्प मतलब क्या, गीला। तो एक गीला कपड़ा लीजिए, गीला कपड़ा में धनिया के पत्ते को रखिए, उसको मोड़ दीजिए और फिर उसको रख दीजिए, तो जो पत्ता है आपका 2-3 दिन तक आराम से सेफ रह जाएगा। उसके बाद है अनियन एंड गार्लिक। अब देखिए अनियन और गार्लिक दोनों ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसको पानी में रखना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी इसको मिल गया ना तो ये खराब हो जाता है। तो अनियन एंड गार्लिक शुड बी केप्ट इन एन ओपन ड्राई प्लेस। So now we come to page number 38, in which we will study a particular story. The name of the story is Summer Treat Mamadi Tandra. तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू lived in Ayatrapuram town in Andhra Pradesh. The brothers spent the summer holidays playing in the mango garden when the trees were full of fruits. They also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. आपको हमको भी ये पसंद है। unripe mango मतलब जो कच्चे आम होते हैं जिसको कैरी बोलते हैं। तो कैरी हमको नमक और जो है मिर्ची उससे खाना पसंद है। तो इन दोनों भाइयों को भी बहुत पसंद था वो करना। At home, their mother cooks unripe mangoes in different ways. She also makes many kinds of mango pickles. The pickles last through the year until the next mango season. तो इनकी माँ क्या करती थी, घर पे जो कच्चे आम है उससे तरह तरह की डिशेस बनाती थी, तरह तरह का खाना बनाती थी और साथ में अचार भी बनाती थी। और ये अचार जो है वो करीबन अगले 1 साल तक आराम से रह जाता था।
One evening while having food, Chinna Babu asked, Amma, we have so many mangoes, make some mamadi tantra from them. तो चिन्ना बाबू ने उस रात को एक सुझाव दिया अपने माँ को कि माँ हमारे पास तो इतने सारे आम हैं, आप मामादी तंद्रा बनाइए ना. Their father said, making mamadi tandra needs 4 weeks of hard work. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the mamadi tandra. तो उनके पापा ने बोला कि देखो बन तो जाएगा, मगर प्रॉब्लम क्या है कि मामादी तंद्रा को बनाने में 4 हफ्ते लगते हैं, कड़ी मेहनत लगती है. तो दोनों भाई अगर तुम हमको सपोर्ट करो तो हम मामादी तंद्रा बना लेंगे 4 हफ्ते में. Both the brothers quickly agreed to help. The next day both of the children went to the market with their father. तो ये लोग बहुत खुश थे. अगले दिन अपने पिता के साथ मार्केट चले गए कुछ सामान खरीदने के लिए. और देखिए क्या क्या सामान उन्होंने खरीदा. A mat woven from the leaves of palm tree. palm tree से बनी हुई एक मैट, मैट मतलब दरी. Poles of casuarina tree. casuarina नाम का एक ट्री होता है जिसके डंडे खरीदे, वो थोड़ा सा मजबूत होता है. String made of coconut husk. उन्होंने रस्सी खरीदी जो कोकोनट हस्क होता है कोकोनट का जो बाल होता है उससे बना हुआ रस्सी. Some jaggery and sugar. Coming to the page number 39, Amma found a sunny place in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on the platform. तो अगले दिन अम्मा ने क्या किया कि घर के पीछे वाले हिस्से में उन्होंने एक जगह खोज निकाली कि जहां पे धूप आती हो, और दोनों भाइयों ने जो डंडी खरीदी थी वो लगाई और उसके ऊपर जो मैट था वो बिछा दिया. The next day, Appa chose the most ripe mangoes. They took out the mango pulp into a large pot. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. Then Chitti Babu crushed the gur till there were no lumps. They added the jaggery and sugar in equal amounts to the pulp. Chinna Babu mixed the jaggery and sugar well with a big spoon. Amma then spread this pulp into a thin layer over the mat. The thin layer was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with a clean sari to avoid any dust. तो यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे मामादी तंत्रा बनाया जाता है. अगले दिन उनके पिता ने क्या किया कि जितने भी पके हुए आम थे, राइप मैंगोज, तो जितने भी पके हुए आम थे सबको ले आए. उसका पूरा रस निकाला गया. इस रस में क्या होता है कि इस रस में थोड़े थोड़े रेशे रहते हैं. तो रेशों को छानने के लिए उन्होंने क्या किया, वो जो पूरा पल्प है, जो रस है आम का, उसको एक मसलिन क्लॉथ में डाला और सिर्फ जो है पल्प इकट्ठा किया, रेशा छोड़ दिया. अब उस पल्प में उन्होंने गुड़, एकदम बारीक पिसी हुई गुड़ और चीनी इक्वल क्वांटिटीज में मिलाई. बहुत अच्छी तरह से इसको चम्मच से मिलाया गया और उसके बाद उनके माँ ने क्या किया कि चम्मच के जरिए एकदम पतला एक लेयर मैट के ऊपर डाल दिया. अब ये लेयर सारा दिन धूप में सूखता रहा. जब शाम हुई तो इस लेयर के ऊपर एक क्लीन साड़ी डाल दी गई ताकि इसमें कोई भी धूल मिट्टी ना पड़े. चले आते हैं अगले पैराग्राफ पे. The next day again they took out some mango pulp. They added sugar and jaggery into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer. This work was given to both the brothers. Both of them spread together many layers over it. For the next 4 weeks they hoped that it would not rain. तो अगले दिन से लेकर बाकी दिनों तक दोनों भाइयों को एक काम दिया गया और वो क्या था, आम लो, रस निकालो, उसमें चीनी और गुड़ मिलाओ, वो पल्प तैयार करो और पिछले दिन का जो लेयर है उसके ऊपर हल्का सा एक दूसरा लेयर डाल दो. और ये करते करते ये भाई और मम्मी पापा इनके सब लोग एक ही चीज को सिर्फ होप करते रहे, एक ही चीज की दुआ मांगते रहे कि आने वाले 40 दिनों में बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होगी तो ये पूरा का पूरा काम जो है बिगड़ जाएगा, पानी गिर जाएगा, पूरा गीला हो जाएगा. फॉर 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. After some days, Amma said, the Mamadi Tandra is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow. तो ऐसा करते करते 4 हफ्ते बीत गए और 4 हफ्तों के आखिर में अगर आप देखें तो एकदम 4 सेंटीमीटर मोटी एक गोल्डन केक बन के तैयार हो गई थी, क्योंकि हम लेयर के ऊपर लेयर डाल रहे थे वहां पे. अब अम्मा ने कहा, उनके माँ ने कहा कि अब तो मामादी तंद्रा बन के रेडी है, तो अगले दिन हम इसको लेके छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं.
The next day, the mat was brought down from the platform. Mamadi Tantra was cut into small pieces. The brother tasted it. It was tasty. Chimna Babu said, "Wow, how tasty. After all, we have also helped in making it." तो अगले दिन मामादी तंत्रा को छोटे छोटे पीसेस में काटे गए और जब उन्होंने सबने मिलकर मामादी तंत्रा खाया तो उनको बहुत टेस्टी लगा। ऑब्वियसली उनकी मेहनत भी लगी थी, तो इसीलिए कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। तो उनकी मेहनत भी लगी थी तो बहुत उनको टेस्टी लगा। अब चले आते हैं क्वेश्चंस पे जो नीचे दिए हुए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज शुगर एंड जैगरी मिक्स्ड इनटू द पल्प एंड ड्राइड इन द सन। तो शुगर एंड जैगरी क्यों मिलाया गया था, इसके दो रीजन है। एक रीजन तो ऑब्वियसली टू मेक द थिंग टेस्टी। शुगर और जैगरी ऐड करोगे आम के साथ तो टेस्ट अलग से निखर के आएगा, इसका स्वीट स्वीट टेस्ट बनेगा। और दूसरा और एक रीजन है, वो है शुगर या जैगरी, ये दोनों मीठे चीज हैं, है ना। एनीथिंग विच इज स्वीट प्रोहिबिट्स और एनीथिंग विच इज स्वीट रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। माइक्रोब की ग्रोथ को कम करता है मीठा स्वाद। तो सेकेंड चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोब के ग्रोथ को रोकने के लिए, क्योंकि हम ये मामादी तंत्रा बनाकर बहुत दिन तक रखने वाले हैं ताकि ये खराब ना हो जाए, तो माइक्रोब की ग्रोथ रोकनी पड़ेगी। उसके लिए इसमें शुगर और जैगरी डाला गया था, क्योंकि मीठे से, स्वीट टेस्ट से माइक्रोब की ग्रोथ जो है वो रुकती है, स्लो हो जाती है। साथ ही इस लेयर्स को क्यों धूप में सुखाया गया, टू गेट रिड ऑफ द वाटर। धूप में किसी चीज को रखते हैं तो उससे पानी जो है वो निकल जाता है ना। तो ताकि पानी से निकल जाए इसलिए उसको धूप में रखा गया था, क्योंकि पानी जो है दैट इंक्रीजेस द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो माइक्रोब की ग्रोथ कम हो, ये खाना मेरा ज्यादा दिन तक रहे, इसलिए हमने उसमें मीठा डाला और इसको धूप में सुखाया। Come to the second one. Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the Mamadi Tantra? तो ऑब्वियसली नीचे का लेयर जो है वो पापा मीठा बनाना चाहते थे, ऊपर के लेयर जो है वो खट्टे खट्टे होंगे क्योंकि वहां पे अनराइप मैंगोज का यूज होगा। तो ऊपर से खाते खाते खट्टा खाते खाते जब तक हम नीचे पहुंचेंगे हमको ज्यादा मीठा लगेगा। सो टू इंक्रीज द टेस्ट बेसिकली। हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामादी तंत्रा? राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। हमने कहानी को अभी पढ़ी, वहां से आप स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख सकते हो कि मामादी तंत्रा कैसे बना। और मेरा तो आपको एडवाइस रहेगा कि एक बार वो पूरा स्टेप्स लिख लो, लिखने के बाद आप अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करो और उनके साथ मिलकर आप भी मामादी तंत्रा बनाओ। What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? तो आपके घर में आप सोचिए, आपके घर में पके आम से क्या क्या खाना बनता है और जो कच्चा आम होता है उससे क्या क्या खाना बनता है, आपकी सोच के लिखिए। Come to page number 41. Make the list of all the different type of pickles that you know about and share with your friends. तो आपने बहुत सारे टाइप के अचार खाए होंगे, तो उनका नाम लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपके दोस्त कुछ ऐसा अचार खाए हो जिन अचार के बारे में आपको पता नहीं है, या फिर आपने कोई ऐसा अचार खाया हो जो आपके दोस्त को पता नहीं है। तो शेयर योर नॉलेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज फाइंड आउट एंड डिस्कस। इसमें 4 क्वेश्चन से चले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। Is there any kind of pickle made in your house? What kind of pickle it is? Who makes it? From whom did they learn to make a pickle? अब देखिए, इंडिया में जो पिकल बनाने का रिवाज है ना घर पे, तो ये जनरेशन वाइज आगे बढ़ा है। तो आपके मम्मी पापा जो है या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है, हो सकता है कि उन्होंने अपने मम्मी पापा से ये नॉलेज मिली हो उनसे। तो अगर आपके घर में कोई पिकल बनता है, आपके दोस्त के घर में कोई पिकल बनता है, तो शेयर अमॉन्ग्स्ट योरसेल्फ कि व्हाट टाइप ऑफ पिकल्स आर मेड इन योर होम, हु टॉट योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स टू मेक दिस पिकल्स। तो ये नॉलेज अपने आप में बांटिए। Come to the next question. What are the things needed to make any one type of pickle in your house? How is this pickle made? Find out the recipe and write. तो obviously ये भी आपको करना है। अगर आपके घर में कोई पिकल बनता है तो उसकी रेसिपी पूरी लिखिए। How are these things made in your house? पापड़, चटनी, बदिया एंड सॉस। तो अगर आपके घर में ये चीजें बनती हैं तो इसका पूरा रेसिपी, पूरा प्रोसेस आप लिखिए। अब चले आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। It is a 2-day journey by train from Pune to Kolkata. If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packed food. What food would you eat first? तो 2 days की जर्नी पे आपको निकलना है।
अब 2 डेज की जर्नी में आपको ऐसा खाना कैरी करना पड़ेगा जो 2 दिन तक सड़े नहीं, जो 2 दिन तक फ्रेश रहें। ऑब्वियसली आप जब भी चलोगे 2 दिन के जर्नी के लिए, आप अपने साथ बहुत सारा सामान लेके चलोगे, बहुत सारा खाने का सामान लेके चलोगे, तो उस खाने को पहले खाओगे आप कि जिसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि सपोज आप 2 दिन के जर्नी के लिए चले, तो मान लीजिए पहले दिन के लिए आपने रोटी बांधी, तो रोटी जो है वो खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, 1 दिन से ज़्यादा टिकने के चांसेस कम है रोटी के। तो रोटी जो है वो आप पहले पहले खा लोगे। और मान लीजिए आपने पापड़ लिया या फिर चटनी ली या फिर पिकल्स लिए, तो उनको आप जो है 2 दिन के बाद भी खा सकते हो, तो उनको आप धीरे धीरे खाते हो। ओके, सो वी कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन पेज नंबर 41. What we have learnt: glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is it done? Do you remember what happened to the bread in the experiment? तो जैसे हमने बार बार बोला कि पानी जो है, वाटर जो है, इट इंक्रीजेस द माइक्रोब का ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो इसलिए जिस भी बरनी में या जिस भी जार में, जिस भी बॉटल में हम अचार रखने वाले होते हैं, क्योंकि अचार हमको बहुत दिन तक रखना होता है, तो उस पर्टिकुलर जार को, उस पर्टिकुलर बॉटल को, उस पर्टिकुलर बरनी को हम पहले पूरी तरह से सुखा लेते हैं। तो पूरी तरह से वो सूख गया, तो उसमें एक ड्रॉप भी अगर पानी नहीं रहा, तो उसमें जब वो अचार हम रखेंगे, पिकल रखेंगे, चटनी रखेंगे, वॉटेवर जिसको हम लंबा टाइम तक रखना चाहते हैं, वो प्रॉपरली रह जाएगा। To eat mangoes round the year, we make different items like pickle, aam papad, chutney, chikki, etc. List some other food with which we can make different things so that we can enjoy it throughout the year. तो आम, जिसको हम फलों का राजा या मैंगो किंग ऑफ फ्रूट्स जिसको कहते हैं, उसको तो हमने सारे साल खा लिया पिकल के रूप में, चटनी के रूप में। तो ठीक इस तरह से ऐसा कोई फूड आइटम है, ऐसा कोई से फ्रूट है या कुछ और है जिसको हम सारे साल तक इस तरह से रख के खा सकते हैं? तो आपको ये सोचना पड़ेगा ऐसा कुछ है कि नहीं। तो इसके साथ ही हमने 4th चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, और 4th चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। द लिंक टू द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इन तीनों का क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के भी आंसर सॉल्व करके हमको मेल कर दीजिए। मेल आईडी आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगी। आई होप आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के वीडियोस अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिए हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो है चैप्टर नंबर 5 पे, एंड चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है दैट इज सीड्स एंड सीड्स।